हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और इस बार हम अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश के साथ। पिछले लेक्चर में हमने मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में पढ़ लिया था, तो इस बार हम बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे। बीकानेर के राठौड़ वंश की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, बीकानेर के इतिहास के बारे में और बीकानेर के राठौड़ राजाओं के बारे में। तो बात करें इतिहास की, तो इतिहास तो राठौड़ राजाओं का शासन था बीकानेर में। अब राजाओं से शुरुआत करते हैं, अर्थात बीकानेर में कौन कौन से राजा कब कब हुए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राव बीका, फिर राव नरा, राव लूणकरण, राव जैतसिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा राय सिंह, ये फिर से डबल टाइप हो गया है, महाराजा कर्ण सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा सूरत सिंह, महाराजा रतन सिंह, महाराजा गंगा सिंह। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम समय खराब नहीं करते हुए अध्ययन करते हैं राव बीका से। राव बीका का शासनकाल 1465 से 1504 तक रहा था। और राव बीका कौन थे? राठौड़ वंश के राजा राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा के पुत्र थे कौन? राव बीका। 1465 में करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने अपने काका कांधन और अपने छोटे भाई बीदा के साथ मिलकर बीकानेर क्षेत्र को जीत लिया था। अर्थात 1465 में करणी माता ने आशीर्वाद दिया कि राव बीका को जा पुत्र तो अपना राज्य अलग बसाएगा। तो उन्होंने फिर राव बीका काका कांधन के साथ और अपने छोटे भाई बीदा के साथ जाते हैं और बीकानेर क्षेत्र को जीत लेते हैं। 1472 में राव बीका को कोडमदेसर में राजा घोषित किया गया। अर्थात कोडमदेसर एक जगह है बीकानेर के अंदर, वहाँ पे बीका को राजा घोषित किया गया था। 1472 में राव बीका राजा बनते ही कोडमदेसर बीकानेर को अपनी राजधानी बना लेता है। कोडमदेसर नामक स्थान कहाँ है? राजस्थान के बीकानेर जिले में एक जगह है कोडमदेसर, वहाँ कोडमदेसर को अपनी राजधानी बना लेता है बीका। राव बीका ने कोडमदेसर बीकानेर में भैरव मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? भैरव मंदिर का निर्माण करवाया राव बीका ने। 1488 में राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की जाती है। 1488 में राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना की। बीकानेर की स्थापना आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन की गई थी, इसलिए आखा तीज के दिन बीकानेर के लोग पतंग उड़ाते हैं, अर्थात खुशियाँ मनाते हैं। कोडमदेसर के बाद राव बीका अपनी दूसरी राजधानी बीकानेर को ही बनाता है। राव बीका ने जोधपुर के राजा राव सूजा पर आक्रमण कर दिया और जोधपुर से वह राजचिन्ह लेकर आया था। अर्थात जोधपुर राज्य से वह कहता है कि हमारे पुश्तैनी जो भी राजचिन्ह है उसका बंटवारा किया जाए, और बंटवारे के रूप में हमें जो भी राजचिन्ह मिले वह बीकानेर लेकर वह आता है। राव सूजा मारवाड़ के राजा जोधा का पुत्र था। अर्थात जोधा के दो पुत्रों के बीच में यह विवाद था, अर्थात राव सूजा और राव बीका, तो दोनों के बीच में विवाद था। अर्थात जोधपुर के जो राज चिन्ह थे वो किन किन को कैसे कैसे मिलेंगे, तो दोनों में बंटवारा किया गया और जोधपुर से राज चिन्ह लेकर राव बीका अपने बीकानेर आ जाता है। राव बीका ने बीकानेर में अपनी कुलदेवी नागणेची माता का मंदिर बनवाया था। राव बीका ने देशनोक में अपनी बुआ जी करणी माता जी के फूल मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्थात मंदिर का क्या था? फूल मंदिर का निर्माण करवाया था। करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्थात जो करणी माता का जो मूल मंदिर है देशनोक के अंदर, उस मंदिर का निर्माण करवाया था करणी माता के। तो इसके लिए देशनोक राजस्थान के बीकानेर ज़िले में एक जगह है, वहाँ पे सफ़ेद चूहे भी पाए जाते हैं। अर्थात चूहों वाली देवी भी करणी माता को माना जाता है और सभी के जो कामनाएं पूरी करती है करणी माता। देशनोक में करणी माता के मंदिर का वर्तमान स्वरूप अर्थात यह वर्तमान मंदिर बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अर्थात जो वर्तमान आज आप देखते हैं करणी माता का, वो महाराजा सूरत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। बीकानेर के राठौड़ की कुलदेवी कौन है? बीकानेर के राठौड़ की कुलदेवी है नागणेची माता। बीकानेर के राठौड़ की इष्ट देवी किसे माना जाता है? इष्ट देवी हमारी करणी माता को माना जाता है। इष्ट देवी आमतौर पर किसी भी वंश की वह देवी होती है या वह सदस्य होती है जो उस परिवार में कभी रही हो। अर्थात बीकानेर के राजा बीका की बुआ जी हमारी करणी माता जी थे, तो उनकी इष्ट देवी करणी माता को माना जाता है।
फिर आते हैं राव नरा। राव बीका के बाद बीकानेर के राजा बनते हैं राव नरा। जनवरी 1505 में बीकानेर के राजा राव नरा की मृत्यु हो जाती है और इस वजह से राव नरा के बाद बीकानेर का अगला राजा बनता है राव लूणकरण। अर्थात राव नरा की मृत्यु के बाद कौन बनता है राजा? राजा बनते हैं राव लूणकरण। राव लूणकरण के बारे में बात करते हैं, जिनका शासन 1505 से 1526 ईस्वी तक रहा था। अब राव लूणकरण की बात करें तो राव लूणकरण राव बीका का छोटा बेटा था। जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से, अर्थात जसनाथ जी महाराज जो आपको याद होगा, इनके लिए अग्नि नृत्य किया जाता है, यदि आपको याद हो तो जसनाथ जी महाराज, तो उन महाराज की आज्ञा से राव लूणकरण बीकानेर का राजा बनता है। राव लूणकरण ने बीकानेर में के लूणकरणसन नामक स्थान पर लूणकरणसन झील का निर्माण करवाया था। तो आप इन तीनों शब्दों को एक साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि लूणकरण ने लूणकरणसन जगह पर लूणकरणसन झील का निर्माण करवाया। वीटू सुजा ने अपनी पुस्तक राव जयसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। अर्थात कलयुग का कर्ण किसे कहा है? अर्थात दानवीर कर्ण की संज्ञा दी गई है कलयुग के, तो उसे वह राव लूणकरण को दी गई। और ये शब्द, ये बात कहाँ कही गई है? वीटू सुजा की एक पुस्तक है राव जयसिरो छंद, उस पुस्तक में इसको कहा गया है। जयसोम की एक पुस्तक है जिसे कहते हैं कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनम, जो काव्य है, इस काव्य में राव लूणकरण की दान वीरता की तुलना कर्ण से की गई। अब इसको टुकड़े करके पढ़े तो कर्मचंद वंश उत्कीर्णकम, अर्थात कर्मचंद वंश उत्कीर्णकम जो एक पुस्तक है, इसमें राव लूणकरण की संज्ञा किससे की गई है? दानवीरता की से, और दानवीरता की संज्ञा के साथ इन्हें कर्ण से तुलना की गई है। ये पुस्तक किसने लिखी? जयसोम ने। राव लूणकरण ने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। किसे हराया था? मोहम्मद खां को हराया था। राव लूणकरण ने जैसलमेर के राजा राव जैतसी को भी हराया था, जैसलमेर के रावल जैतसी को भी हराया था। एक युद्ध की बात करते हैं, ढोसी का युद्ध। तो ढोसी नामक स्थान हरियाणा में नारनौल के पास एक जगह है ढोसी, तो उसके युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो ढोसी का युद्ध बीकानेर के राव लूणकरण और नारनौल हरियाणा के राजा अभी मीरा के मध्य लड़ा गया था। अर्थात अभी मीरा और लूणकरण के मध्य ढोसी का युद्ध 1526 में लड़ा गया था। ढोसी के युद्ध में राव लूणकरण नारनौल के राजा अभिमेरा के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है। लूणकरण क्या अभिमेरा के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है। अर्थात इसके बाद राजा बनेंगे राव जैतसी, जिसके लिए लिखा गया था राव जयसिरो छंद। राव जैतसी राव लूणकरण का बेटा था। इनके लिए याद रखा जाता राति घाटी का युद्ध। राति घाटी के नामक स्थान का बीकानेर जिले में स्थित एक जगह है। राति घाटी नामक जगह बीकानेर में स्थित है। राति घाटी का युद्ध राव जैतसी और कामरान के मध्य लड़ा गया था। राति घाटी का युद्ध क्या है? राव जैतसी और कामरान के मध्य लड़ा गया था। राति घाटी का युद्ध 1534 ईस्वी में बीकानेर के राति घाटी नामक स्थान पर लड़ा गया था। अर्थात बीकानेर में एक राति घाटी नाम की जगह है, उस स्थान पर राति घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कामरान कौन था? हुमायूं का भाई था। कामरान कौन था? हुमायूं का भाई था। राति घाटी के युद्ध में बीकानेर के राजा राव जैतसी की जीत होती है। राति घाटी के युद्ध से पहले कामरान ने भटनेर किले पर अधिकार कर लिया था। इस युद्ध से पहले क्या कामरान ने भटनेर के किले पर अधिकार कर लिया था और भटनेर का नाम बदल के हनुमानगढ़ रख दिया था। अर्थात पहले हनुमानगढ़ था इसका नाम, अब पहले भटनेर था, अब हनुमानगढ़ रख दिया गया इसका नाम। तो राति घाटी के किले के बारे में आगे बात करें। वीटू सुजा की जो पुस्तक है राव जयसिरो छंद, उसमें राति घाटी के युद्ध की जानकारी मिलती है। अर्थात राति घाटी का जो युद्ध है उस युद्ध की जानकारी हमें किससे मिलती है? वीटू सुजा की पुस्तक राव जयसिरो छंद से। इसके आगे हम अगले शासक के बारे में बात करें तो अगले शासक हैं हमारे राव कल्याणमल। ये इनका शासन 1541 से 1574 तक रहा। राव कल्याणमल के बारे में बात करें हम तो राव कल्याणमल ने खानवा के युद्ध अर्थात 1527 में जो खानवा के युद्ध मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था, उस युद्ध में मेवाड़ के राणा महाराणा सांगा की तरफ से राव कल्याणमल लड़े थे। राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल की युद्ध अर्थात 1544 में जो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में किया गया था, तो उसमें मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की तरफ से लड़ा था। मालदेव के खिलाफ कल राव कल्याणमल लड़ता है, क्योंकि जो इनके पिताजी जयतसी थे इनको मालदेव ने हरा दिया था। राव कल्याणमल के दरबारी विद्वान की बात करें तो उनका एक दरबारी विद्वान था सदाशिव भट्ट। तो सदाशिव भट्ट को किस लिए याद रखा जाता है?
तो उनकी पुस्तक है राज विनोद। तो सदाशिव भट्ट बीकानेर के राजा राव कल्याणमल के दरबारी विद्वान थे और उनकी पुस्तक है राज विनोद, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। इसके बाद बात करें हम महाराजा राय सिंह के बारे में। तो महाराजा राय सिंह के बारे में बात करें हम, महाराजा राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 तक था। महाराजा राय सिंह बीकानेर के राजा राव कल्याणमल के बेटे थे। महाराजा राय सिंह 1574 ईस्वी में बीकानेर के राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद महाराजा राय सिंह ने राजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी किसने? महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर का मनसबदार था। महाराजा राय सिंह कौन थे? मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर के मनसबदार थे। मुगल बादशाह अकबर ने महाराजा राय सिंह को 4000 का मनसब दिया था, अर्थात अकबर ने महाराजा राय सिंह को 4000 का मनसबदार बनाया था। महाराजा राय सिंह सिरोही के राजा सुल्तान और जालौर के राजा ताज खां, इनको अकबर के पक्ष में लेके आया था। अर्थात जो सुल्तान थे, सिरोही के राजा सुल्तान और जालौर के राजा थे ताज खां, ये अकबर के खिलाफ थे। तो राय सिंह दोनों के पास जाता है, दोनों को समझाता है कि अकबर के साथ आने में ही फ़ायदा है। तो दोनों राय सिंह की बात मान जाते हैं और अकबर के पक्ष में हो जाते हैं। जब कठौली के युद्ध में महाराजा राय सिंह ने गुजरात के राजा इब्राहिम मिर्ज़ा को हटाया था। तो जो कठौली का युद्ध था उसमें महाराजा राय सिंह ने क्या किया था? गुजरात के राजा इब्राहिम मिर्ज़ा को हराया था। ये हम कुछ युद्ध के बारे में बात कर रहे थे। 1577 में अकबर ने महाराजा राय सिंह को 51 परगने दिए थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने महाराजा राय सिंह को 5000 का मनसब दिया, अर्थात जहांगीर ने महाराजा राय सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया। मनसबदार अर्थात ये एक प्रकार का पद होता है। जहांगीर के बेटे खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर ने महाराजा राय सिंह को राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंपी थी। अर्थात जब खुसरो ने विद्रोह किया था, जहांगीर का बेटा था खुसरो, तो खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो जहांगीर उस समय विद्रोह को दबाने में व्यस्त था, तो उसने उस समय आगरा के किले की जिम्मेदारी राय सिंह को सौंपी थी। करमचंद की देखरेख में बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। अर्थात इस समय बीकानेर के किले का निर्माण चल रहा था। तो बीकानेर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जो करमचंद की देखरेख में बीकानेर के किले का निर्माण करवाया गया था। बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण 1589 में शुरू हुआ था और 1594 में जाके जूनागढ़ किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो इस तरह हमारे जूनागढ़ के किले का निर्माण भी हो गया। बीकानेर तरक्की पे चल रहा है अभी। इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने महाराणा राज सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था। राजपुताने का कर्ण किसे कहा? महाराजा राज सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने। अब राय सिंह की पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। राय सिंह ने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी, तो उन पुस्तकों के बारे में बात करते हैं एक एक करके। ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। कभी कभी परीक्षाओं में महाराजा राय सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में बताइए, इस तरह प्रश्न मेंस में आ जाते हैं। तो पहली पुस्तक है राय सिंह महोत्सव। तो राय सिंह महोत्सव के बारे में बात करें तो ये ज्योतिष विद्या की पुस्तक है। ज्योतिष रत्नमाला, जब नाम में ही ज्योतिष है तो यह भी ज्योतिष विद्या से संबंधित पुस्तक है। बाल बोधिनी, ये भी ज्योतिष रत्नमाला नामक पुस्तक है, पर बाल बोधिनी नामक एक टीका है, अर्थात उसके शॉर्ट नोट्स। जो ज्योतिष रत्नमाला ऊपर दूसरे नंबर की पुस्तक है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, जिसे क्या कहते हैं? बाल बोधिनी। और बाल बोधिनी नामक टीका ज्योतिष विद्या से संबंधित ही टीका है। फिर वैद्यक वंशावली, यह पुस्तक जब नाम में वैद्य है, वैद्य अर्थात चिकित्सा, तो ये चिकित्सा विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। तो इस तरह हमने महाराजा राय सिंह की पुस्तकों के बारे में देखा। तो पुस्तकों के बारे में हम दोबारा देखें तो कौन कौन सी पुस्तकें? राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी और वैद्यक वंशावली। तो हमने देख लिया वैद्यक वंशावली क्या है? वैद्य या चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। अब महाराजा राय सिंह की बात करें तो इनके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? ये खुद भी अच्छे विद्वान थे, तो इनके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, जैसे जयता और जयसोम। जयता की बात करें तो महाराजा राय सिंह का दरबारी विद्वान था जयता, और इन्होंने राय सिंह प्रशस्ति लिखी थी। जयता के द्वारा क्या लिखा गया था? राय सिंह प्रशस्ति लिखी गई थी। और राय सिंह प्रशस्ति कहाँ लगी हुई है? राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर के जो जूनागढ़ किला है उसके गेट के बाहर लगी हुई है राय सिंह प्रशस्ति। तो राय सिंह प्रशस्ति से हमें महाराजा राय सिंह के बारे में पता चलता है। इसके बाद जयसोम की बात करते हैं। तो जयसोम क्या है? राय सिंह का दरबारी विद्वान था।
और इनकी पुस्तकों के बारे में बात करें, अभी हमने पढ़ने का प्रयास किया था लेकिन फिर भी चूक गए थे, एक बार वापस करेंगे पढ़ने का प्रयास। जयसोम की पुस्तक का नाम था करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम। ये पुस्तक है, ये एक तरह का काव्य था। जो ये पुस्तक किसने लिखी थी? जयसोम ने। एक बार वापस पढ़ लेते हैं, करमचंद वंशोत्कीर्तनम कीर्तकम। तो जयसोम की जो पुस्तक है, काव्य है, इस नामक पुस्तक में महाराजा राय सिंह को राजेंद्र नाम से संबोधित किया गया है। राय सिंह को इसमें क्या किया गया? राजेंद्र नाम से संबोधित किया गया है। इसके बाद पृथ्वीराज राठौड़ की बात करें, महाराजा राय सिंह के छोटे भाई कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़। महाराजा राय सिंह के छोटे भाई थे पृथ्वीराज राठौड़। मुगल बादशाह अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला दिया था। पृथ्वीराज राठौड़ को क्या किया था? गागरोन का किला दिया था। गागरोन का किला राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है। और एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा? डिंगल का हेरोस। डिंगल का हेरोस अर्थात डिंगल एक पश्चिमी राजस्थान में साहित्य की एक विधा है, अर्थात जो वीर रस से परिपूर्ण होती थी। तो डिंगल भाषा में जो सबसे अच्छे अच्छे काव्य किसके द्वारा लिखे गए थे? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखे गए थे। इसीलिए जो एलपी टेसीटोरी है या लुइगी पियो टेसीटोरी, जो इटली के रहने वाले थे और बीकानेर का इतिहास के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा? डिंगल का हेरोस। जो एलपी टेसीटोरी है, इटली के उदीन शहर का निवासी था और अंत में यह बीकानेर में ही बस जाता है। अब ये ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि एक पुस्तक है वेली किशन रुक्मणीरी। तो वेली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई किताब है। अब ये किताब कहाँ लिखी गई? वेली किशन रुक्मणीरी किताब गागरोन के किले में बैठ के पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। अब इसकी शैली देखें तो इसकी शैली डिंगल है, अर्थात वेली किशन रुक्मणीरी पुस्तक की शैली कैसी है? डिंगल है, अर्थात पश्चिमी राजस्थान की भाषा शैली में ये किताब लिखी गई है। इस पुस्तक की भाषा उत्तरी मारवाड़ी है, अर्थात कैसी भाषा है? उत्तरी मारवाड़ी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि दुर्सा आडा ने वेली किशन रुक्मणीरी नामक पुस्तक को 5वां वेद और 19वां पुराण बताया, अर्थात यह इतनी ज्ञान के अंदर भारी और इतने क्या कहते हैं व्यवस्थित रूप से बनाई गई थी कि इसे वेली कि दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण तक की संज्ञा दी थी। और जब कर्नल जेम्स टोड ने इसको पढ़ा तो इसे क्या कहा? इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों के बराबर का बल है, अर्थात ये इतना दम रखती है। तो ये हमें याद रखना है कि दुर्सा आडा ने 5वां वेद 19वां पुराण किसे कहता है? कि वेली किशन रुक्मणीरी को। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? कि इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों के बराबर बल है। और ये पुस्तक पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन के किले में बैठकर लिखी थी। अब बात करते हैं महाराजा कर्ण सिंह के बारे में। महाराजा कर्ण सिंह के बारे में बात करें तो महाराजा कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई है। महाराजा कर्ण सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी? जांगलधर बादशाह की। जांगलधर बादशाह की उपाधि कर्ण सिंह को दी गई थी। आगे बात करें तो शुक सप्तति नामक पुस्तक है। शुक सप्तति नामक पुस्तक के राजस्थानी अनुवाद में महाराजा कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि का वर्णन किया गया है, अर्थात इस पुस्तक में पता चलता है महाराजा कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई। और शुक सप्तति की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चिंतामणि भट्ट के द्वारा लिखी गई किताब है, जिसमें पता चलता है कि महाराजा कर्ण सिंह को कौन सी उपाधि दी गई है? जांगलधर बादशाह की। अब महाराजा कर्ण सिंह ने भी कुछ पुस्तकें लिखी है, उनमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम। साहित्य कल्पद्रुम पुस्तक किसने लिखी है? महाराजा कर्ण सिंह ने। तो इस तरह हम देख सकते हैं साहित्य कल्पद्रुम किसने लिखी है? महाराजा कर्ण सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। महाराजा कर्ण सिंह के दरबारी विद्वानों के बारे में बात करें तो कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान है गंगाधर मैथिल और होसिक भट्ट। तो महाराजा कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान कौन कौन है? गंगाधर मैथिल और होसिक भट्ट। तो इन्होंने दरबारी विद्वानों ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है? अब हमारी परीक्षा की दृष्टि से राजा महाराजा के युद्ध इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे जितने उनके द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कुछ निर्माण, मंदिर, तालाब और सबसे इम्पोर्टेंट है उनके दरबारी विद्वान और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। गंगाधर मैथिल की बात करें तो यह महाराजा कर्ण सिंह का दरबारी विद्वान था। गंगाधर मैथिल के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई, जैसे कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। ये गलत टाइप हो गया, कर्णभूषण नहीं है, ये कर्णभूषण है। कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। और दूसरे दरबारी विद्वान थे होसिक भट्ट। तो होसिक भट्ट महाराजा कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान थे और उन्होंने वंतस नामक पुस्तक लिखी है। होसिक भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कर्णवंतस।
ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक कम ही पूछी जाती है, लेकिन हमें बार बार याद करना है इसे। आगे बात करें तो महाराजा अनूप सिंह की बात करें। महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल 1669 से 1698 तक रहा। दक्षिण भारत में इनको भेजा गया था। इस कारण औरंगज़ेब ने दक्षिण भारत में महाराजा अनूप सिंह को अभियान के लिए भेजा था और वहाँ से जीत गए थे। तो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने महाराजा अनूप सिंह को माही मिरातिब की उपाधि दी थी। अब ये उपाधि उनको क्यों मिली? क्योंकि दक्षिण भारत के अभियान में वो जीत कर वापस आए थे। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने महाराजा अनूप सिंह को औरंगाबाद और आदुनी का प्रशासक भी बनाया था। ये दोनों जगह महाराष्ट्र में, आदुनी और औरंगाबाद दोनों जगह कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। अब महाराजा अनूप सिंह की बात करें तो महाराजा अनूप सिंह को जब आदुनी का प्रशासक बनाया गया था, तब आदुनी को दूसरा बीकानेर भी कहने लग गए थे लोग, क्योंकि ये बीकानेर के शासक थे अनूप सिंह, इसलिए उसको दूसरा बीकानेर भी कहते थे। महाराजा अनूप सिंह दक्षिण भारत में संस्कृत की पुस्तकें बीकानेर लेकर आया था। अर्थात पहले दक्षिण भारत में जो संस्कृत की पुस्तकें थी, उन पुस्तकों को अनूप सिंह उत्तर भारत में अर्थात बीकानेर लेकर आता है। महाराजा अनूप सिंह ने मेवाड़ के महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया, अर्थात महाराणा कुंभा के जो संगीत ग्रंथ हैं उनको एक जगह करवाया, अर्थात उन्हें एक जगह लिखवाया था। महाराजा अनूप सिंह ने बीकानेर में सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी, जिससे उनके पुस्तक प्रेम का ज्ञान होता है। सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय को वर्तमान में अनूप संस्कृत पुस्तकालय भी कहा जाता है। महाराजा अनूप सिंह दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर कहाँ आए थे? बीकानेर में। महाराजा अनूप सिंह क्या करते हैं? दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर बीकानेर आए थे। दक्षिण भारत से लाए गए देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए महाराजा अनूप सिंह ने बीकानेर में मंदिर का निर्माण करवाया, और बीकानेर के इस मंदिर को 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी कहते हैं। अर्थात इसे क्या कहते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी कहा जाता है। बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में एक सबसे अच्छी मूर्ति है, सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है हैरम गणपति की। हैरम गणपति की मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है, अर्थात हैरम गणपति अर्थात शेर पे सवार भगवान गणेश जी। तो बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में सबसे अच्छी मूर्ति है हैरम गणपति की। और हैरम गणपति किसे कहते हैं? हैरम गणपति अर्थात शेर पे सवार भगवान गणेश जी की मूर्ति को हैरम गणपति कहा जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर के बारे में। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर में है हमारे। बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण महाराजा अनूप सिंह ने करवाया था। अब बात करते हैं जोधपुर जिले के मंडोर क्षेत्र में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। तो इस तरह आप देख सकते हैं बीकानेर और जोधपुर दोनों ही जगह पे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। जो बीकानेर का मंदिर है उसके निर्माण हमारे अनूप सिंह ने करवाया था, और जोधपुर का मंदिर है उसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। जोधपुर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर को 33 करोड़ देवी देवताओं के साल भी कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। चित्र में आपको हम जूम करके बताते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं के साल। यदि आपको देखने का मौका मिले तो एक बार ज़रूर देखना। तो हम आपको दिखाते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं के साल, अर्थात इस तरह की एक दीर्घा है जहां आप अलग अलग देवताओं को निहार सकते हैं। जैसे यहाँ पे तेजा जी, पाबू जी और रामदेव जी, कल्ला जी, मल्लीनाथ जी। तो इस तरह हम आपको कुछ देव देवताओं के चित्र दिखा रहे हैं। तो ये साल है। जब मैंने पहली बार इसे देखा था तो मुझे भी काफ़ी रोचक लगा था, अर्थात 33 करोड़ देव देवताओं की साल। और ये जोधपुर के मंडोर नामक स्थान पे है, जिसे रावण का ससुराल भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं हम महाराजा अनूप सिंह की जो पुस्तकें हैं। अनूप सिंह की पुस्तकों के बारे में बात करें तो महाराजा अनूप सिंह की कौन कौन सी पुस्तकें? अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनूपोदय। तो हम इन पुस्तकों को याद करेंगे। एक बार परीक्षा में पूछा गया था अनूप सिंह की कौन कौन सी पुस्तकें? तो अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध चिंतामणि और अनूपोदय। अर्थात ये 4 पुस्तकें किनके द्वारा लिखी गई है? अनूप सिंह के द्वारा। तो हम देख सकते हैं अनूप विवेक पहले हमने देख ली। अनूप विवेक अनूप सिंह ने लिखी है। काम प्रबोध अनूप सिंह के द्वारा लिखी गई है। श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ये भी अनूप सिंह के द्वारा लिखी गई है। और अनूपोदय भी अनूपोदय पुस्तक में थोड़ी खास है, किस लिए हम बात कर लेते हैं। ये इसलिए खास है क्योंकि गीत गोविंद नामक पुस्तक पर लिखी गई टीका है अनूपोदय।
अनुपदय क्या है? गीत गोविंद जो पुस्तक लिखी गई थी उस किताब पर लिखी गई टीका है अनुपदय। अब महाराजा अनूप सिंह के दरबारी विद्वानों की बात करते हैं। जब वो खुद इतने अच्छे विद्वान थे तो उनके दरबार में भी विद्वान होना एक अच्छी बात है और आवश्यक सी बात है। तो कौन कौन से दरबारी विद्वान थे उस समय के? भाव भट्ट, अनंत भट्ट और उदय चंद्र। भाव भट्ट, अनंत भट्ट और उदय चंद्र ये उस समय के दरबारी विद्वान थे उनके। पहले बात करते हैं भाव भट्ट के बारे में। भाव भट्ट महाराजा अनूप सिंह के दरबारी विद्वान थे। भाव भट्ट के द्वारा संगीत पर 3 पुस्तकें लिखी गई, जैसे संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। तो संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर, तो 3 पुस्तकें लिखी गई भाव भट्ट के द्वारा संगीत पर। इसके बाद बात करते हैं अनंत भट्ट। अनंत भट्ट के बारे में हम बात करें तो अनंत भट्ट महाराजा अनूप सिंह का दरबारी विद्वान था। अनंत भट्ट कौन था? महाराजा अनूप सिंह का दरबारी विद्वान था। अनंत भट्ट के द्वारा तीर्थ रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी गई थी। उदय चंद्र की बात करें तो उदय चंद्र महाराजा अनूप सिंह का दरबारी विद्वान था और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? पांडित्य दर्पण नामक पुस्तक लिखी है। उदय चंद्र के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? पांडित्य दर्पण नामक पुस्तक लिखी गई है। अब महाराजा सूरत सिंह के बारे में बात करें, इसके अगले शासक, बीकानेर के अगले शासक महाराजा सूरत सिंह के बारे में बात करें तो सूरत सिंह का शासनकाल 1787 से 1828 तक रहा और 1805 में महाराजा सूरत सिंह ने भटनेर के किले पर या भटनेर पर अधिकार कर लिया। भटनेर का वर्तमान नाम क्या है? हनुमानगढ़। महाराजा सूरत सिंह ने जिस दिन भटनेर पर अधिकार किया उस दिन मंगलवार था, इसलिए भटनेर का नाम बदल के क्या रख दिया गया? हनुमानगढ़। अर्थात मंगलवार के दिन के कारण भटनेर के किले को हनुमानगढ़ कहा जाता है। महाराजा सूरत सिंह के शासनकाल में जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था और 1818 में महाराजा सूरत सिंह ने अंग्रेजों के साथ जाके संधि कर ली थी। चूरू के किले के बारे में बात करते हैं तो चूरू के किले के बारे में बात करें तो 1814 में महाराजा सूरत सिंह ने चूरू के किले पर आक्रमण किया। 1814 में चूरू के किले पर आक्रमण के दौरान चूरू का सामंत श्योति सिंह था और ये चूरू का किला किस लिए याद किया जाता है? जब ये आक्रमण किया जा रहा था, चूरू के किले पर आक्रमण किया जा रहा था तो उस समय उनके पास गोला बारूद खत्म हो जाता है। तो महाराजा सूरत सिंह के चूरू आक्रमण के दौरान चूरू के जो सामंत थे ना श्योति सिंह, तो उनके पास क्या गोला बारूद खत्म हो जाता है। तो उन्होंने तुरंत जितने भी महिलाएं थी उन्होंने अपने जेवर दान किए और उन जेवरों में जितनी भी चांदी थी उनको पिघला कर गोला बारूद बनवाए गए और चांदी के गोले चलाए गए थे, इसलिए यह चूरू का किला प्रसिद्ध है। महाराजा रतन सिंह की बात करें इसके बाद तो महाराजा रतन सिंह, इनका शासनकाल 1828 से 1851 तक रहा। अर्थात महाराजा रतन सिंह का शासनकाल कहाँ से कहाँ रहा? 1828 से 1851 तक रहा। 1837 में महाराजा रतन सिंह गया बिहार में कन्यावध पर रोक लगाई थी। महाराजा रतन सिंह ने बिहार में कन्यावध पर रोक लगा दी थी। महाराजा रतन सिंह के बारे में हमने ये बात की। इसके बाद हम बात करते हैं एक युद्ध, बासण पीर का युद्ध के बारे में बात करें। बासण, वैसे इतने ये युद्ध कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो कभी यदि कठिन प्रश्न आता है परीक्षा में तो हम इन प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। तो बासण पीर के युद्ध की बात करें तो 1829 में बीकानेर में ये युद्ध हुआ था, बासण पीर का युद्ध। बासण पीर का युद्ध बीकानेर के राजा महाराजा रतन सिंह और जैसलमेर के राजा गज सिंह के बीच में लड़ा गया था। बासण पीर के युद्ध में जैसलमेर के राजा गज सिंह की जीत हुई थी और बासण पीर के युद्ध बीकानेर राजस्थान के राजाओं के बीच होने वाला आखिरी युद्ध था। महाराजा रतन सिंह के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? दरबारी विद्वान हमारी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दरबारी विद्वानों में दयाल दास जी का नाम लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दयाल दास जी के बारे में बात करें तो दयाल दास जी के बारे में क्या बात करें कि महाराजा रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे। इनके द्वारा बीकानेर राठौड़ारी ख्यात लिखी गई थी और इस ख्यात के बारे में बात करें तो यह राजस्थान की अंतिम ख्यात मानी जाती है। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात में राव बीका से लेकर सरदार सिंह तक के बीकानेर के राजाओं की जानकारी हमें मिलती है और ये ख्यात क्या है? ये ख्यात है राजस्थान की अंतिम ख्यात। ख्यात वैसे क्या होता है? वंशावली के अंदर जो राजा महाराजाओं की ख्याति के बारे में जो लिखा जाता था, काव्य लिखा जाता था, उसे ख्याति या ख्यात कहते थे। अब
हम बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल 1887 से 1943 तक रहा। 1899 में महाराजा गंगा सिंह ने चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था, अर्थात अंग्रेजों की तरफ से चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए महाराजा गंगा सिंह गए थे। चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाने के कारण अंग्रेजों ने महाराजा गंगा सिंह को चीन युद्ध पदक दिया था। 1913 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। 1913 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा क्या किया गया? बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। 1916 में महाराजा गंगा सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता भी दी थी। 1916 में महाराजा गंगा सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता दी थी। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में ऊँटों की एक सेना बनाई और उस सेना को कहते हैं गंगा रिसाला कहा जाता था। अर्थात महाराजा गंगा सिंह के द्वारा जो ऊँटों की सेना बनाई गई थी उस सेना को गंगा रिसाला कहा जाता था। महाराजा गंगा सिंह और महाराजा गंगा सिंह की ऊँटों की सेना गंगा रिसाला ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। कभी कभी पूछा जाता है कि बीकानेर के कौन से राजा ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था। तो पहली बात तो ये करें महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया, और सेना की बात करें तो गंगा रिसाला ने भाग लिया था। गंगा रिसाला क्या थी? एक ऊँटों की सेना थी। 1919 में महाराजा गंगा सिंह ने पेरिस शांति सम्मेलन में भी भाग लिया था। पेरिस शांति सम्मेलन में कुल 32 लोग शामिल हुए थे, उनमें नरेंद्र मंडल की तरफ से महाराजा गंगा सिंह शामिल हुए थे। इसके बाद बात करते हैं हम पेरिस शांति सम्मेलन से लौटते समय महाराजा गंगा सिंह ने अंग्रेजों को अपनी प्रसिद्ध रोम नोट भेजा था। उनका जो अपना प्रसिद्ध रोम का जो नोट था ना वो भेजा था, भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी। 1921 में गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की थी और महाराजा गंगा सिंह को इसका चांसलर बनाया था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर बनाया था और ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ही बाद में चल के नरेंद्र मंडल के रूप में बना था। इनके समय पे एक छप्पनिया काल भी पड़ा था। छप्पनिया काल के बारे में बात करें तो महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में 1899 में जो विक्रम संवत की बात करें तो 1956 अर्थात 57 वर्ष आगे चलता है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत 1956 में छप्पनिया काल पड़ता है। 1899 में महाराजा गंगा सिंह ने छप्पनिया काल का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया था, इसलिए अंग्रेजों ने महाराजा गंगा सिंह को क्या दिए? केसरी हिंद की उपाधि दी थी। और केसरी हिंद की उपाधि क्यों दी? क्योंकि उन्होंने छप्पनिया काल के समय जो भी प्रबंधन कार्य किए थे जनता की सेवा के लिए, इसलिए उनको केसरी हिंद की उपाधि दी थी। अब महाराजा गंगा सिंह के नाम पे गंग नहर का निर्माण करवाया गया था, जिसके बारे में बात करें हम तो गंग नहर की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया था। गंग नहर का निर्माण करवाने के कारण महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, क्योंकि जैसे भागीरथ गंगा को लेके आया था वैसे ही गंगा सिंह भी पानी लेके आया था, अर्थात गंग नहर के रूप में राजस्थान में पानी की व्यवस्था करवाई थी। गंग नहर का इंजीनियर कौन बनता है? गंग नहर का इंजीनियर कंवर सेन बनता है। गंग नहर का उद्घाटन कौन करता है? गंग नहर का उद्घाटन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा किया जाता है। गंग नहर का उद्घाटन राजस्थान के गंगानगर जिले के शिवपुरी हेड के स्थान पर किया गया था और गंग नहर के उद्घाटन में पुरोहित मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय को आप याद कर सकते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से। अब राजस्थान नहर की बात करें तो राजस्थान नहर का इंजीनियर कौन था? कंवर सेन। और राजस्थान नहर का नाम ही बदल के बाद में इंदिरा गांधी नहर किया गया था। अब गोलमेज सम्मेलन में भी गंगा सिंह ने भाग लिया था, तो उसके बारे में बात करें तो महाराजा गंगा सिंह ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, अर्थात 1930 के सम्मेलन, 31 और 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलनों में महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। और गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि भारत में शासन व्यवस्था कैसी हो इस पर चर्चा की जाए और इसमें भारतीयों का भी सहयोग या भारतीयों को भी शामिल किया जाना चाहिए कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी हो, इसमें पूछा जाए। तो महाराजा गंगा सिंह ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अब सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें गंगा सिंह की तो रामदेवरा मंदिर जो बीकानेर में है, तो बीकानेर के रामदेवरा मंदिर का जो स्वरूप आज हम देखते हैं महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था, अर्थात वर्तमान में बीकानेर के रामदेवरा मंदिर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनवाया गया था। देशनोक बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के देशनोक मंदिर का निर्माण वो गंगा सिंह ने वो किया था, अर्थात देशनोक में जो मंदिर है करणी माता का मंदिर, उसका वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया था? गंगा सिंह ने बनवाया था। गोगा मेड़ी की बात करें जो बीकानेर में है
बीकानेर के गोगामड़ी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप भी महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। तो इस तरह हमने गंगा सिंह के सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में देखा। और सिक्कों के बारे में बात करें, महाराजा गंगा सिंह के सिक्कों के बारे में, तो बीकानेर रियासत में चलने वाले सिक्कों को गजशाही सिक्के कहते थे। और महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर रियासत के सिक्कों पर क्या लिखवाया? विक्टोरिया एम्प्रेस। बीकानेर में जो सिक्के चलते थे उस पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाया। तो इस तरह हमने बीकानेर के इतिहास के बारे में देखा और बीकानेर के जितने भी राजा थे उनकी स्थापना, किस तरह से उन्होंने किलों का निर्माण किया, कौन कौन से युद्ध लड़े और उनकी सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियाँ पढ़ी और उनके बारे में जाना। इसके बाद हम बीकानेर और राठौड़ वंश की तीसरी शाखा किशनगढ़ के राठौड़ों के बारे में पढ़ते हैं और ये हमारे राठौड़ों की अंतिम शाखा मानी जाती है और इसको भी इसी भाग के अंदर हम पढ़ते हैं। किशनगढ़ के राठौड़ वंश की बात करें तो इसके अंदर हम किशनगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे और राठौड़ वंश के कौन कौन से राजा थे इसके अंदर उनके बारे में पढ़ेंगे। बात करते किशनगढ़ की, तो किशनगढ़ में राठौड़ वंश का शासन था और किशनगढ़ के कौन कौन से राजाओं के बारे में हम आज इसके अंदर पढ़ेंगे। और वो राजा एक और वो किशन सिंह, इसीलिए इनके नाम पे किशनगढ़ नाम पड़ा था। किशन सिंह के बारे में बात करें हम तो किशन सिंह मारवाड़ के राजा उदय सिंह के, मोटा राजा उदय सिंह के बेटे थे। 1609 में मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में किशन सिंह ने किशनगढ़ में राठौड़ राज्य की स्थापना की। तो इस तरह आज हमने मारवाड़ के राठौड़ के बारे में पढ़ा, बीकानेर के राठौड़ों के बारे में पढ़ा और किशनगढ़ के राठौड़ों के बारे में पढ़ा। इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो हम थोड़ा फास्ट बनाते हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी बच्चों को दी जा सके और रिवीजन में ये आसानी रहे। धन्यवाद।